हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ना, जो महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए, उनको देखते हैं। ओके, तो हमने कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चन अभी फिर इसके बाद आपको मिलेंगे। तो कम से कम इस सीरीज में 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसको हम लोग क्या कर लें, देख लेते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि धन आवेशित वस्तु में होती है। तो भाई धन आवेशित वस्तु में क्या होता है, हमने बताया था ना कि जब वस्तु एक दूसरे से रगड़े जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और इस वजह से वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस वस्तु पे क्या होता है, धन आवेश होता है, और जिस वस्तु पे जाके जुड़ता है उस पर क्या होता है, ऋण आवेश। अब देखिए, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा भाई उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी, उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी, और जिस पर जाकर जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता, उस पर अधिकता हो जाएगा। ओके, तो यहां पे देखा जाए तो धन आवेशित वस्तु में होती है, पहला ऑप्शन न्यूट्रॉनों की अधिकता, न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, भाई इलेक्ट्रॉन निकलता है धन आवेशित वस्तु से तो उस पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, इलेक्ट्रॉनों की कमी। ये प्रोटॉनों की कमी, प्रोटॉनों से भी हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड वाला सही है, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। अच्छा, ऐसे ही बढ़ा के दे सकता है कि ऋण आवेशित वस्तु में होती है। तो अगर ऋण आवेशित वस्तु की बात कर देगा तो उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ओके, तो ऋण आवेशित वस्तु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक K हो सकता है। देखिए, परावैद्युतांक K करता क्या है, अगर ये परावैद्युतांक पदार्थ दो आवेशों के बीच में आ जाता है ना, तो उनके बीच लगने वाले बल के मान को कम कर देता है। ओके, अच्छा, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दो आवेश हैं और उन आवेशों के बीच केरोसिन तेल रख दिया जाता है, तो बताइए बल का मान बढ़ेगा कि घटेगा। तो भाई केरोसिन आयल जो होता है, मिट्टी का तेल, वास्तव में परावैद्युत पदार्थ है, तो जब वो बीच में आ जाएगा तो बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऐसे देखते हैं ना, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक K हो सकता है, तो K का मान क्या क्या संभव हो सकता है। देखिए, परावैद्युतांक का मान हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। वायु या निर्वात के लिए 1 होता है, धातुओं के लिए अनंत होता है, बाकी जो भी रहेंगे वो इसी के बीच में रहेंगे। के शून्य नहीं हो सकता, 0.7 1 से छोटा हो ही नहीं सकता, माइनस इम्पॉसिबल है, ऋणात्मक होगा नहीं, कौन होगा, 6, यही। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा हमारा है, चौथा वाला, कि परावैद्युतांक का मान 6 हो सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। देखिए, मात्रक तो जरूर एक पूछा जाएगा, या तो विद्युत क्षेत्र का पूछा जाए, चुंबकीय क्षेत्र का पूछा जाए, विद्युत फ्लक्स का पूछा जाए, चुंबकीय फ्लक्स का पूछा जाए, किसी का भी पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, एक ऑप्शन है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, वोल्ट इंटू मीटर, या वोल्ट। तो कौन सा सही ऑप्शन है इसका, तो कौन सा ऑप्शन है इसका, वोल्ट प्रति मीटर। ओके, अरे अभी तो हमने बताया था ना कि पिछले वीडियो में आपको कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जो होता है उसका एक मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। ओके, क्योंकि भाई एक फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू dV/dr। dV/dr को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो इसका मात्रक वोल्ट, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। ओके, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। अच्छा, एक और है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है ये भी, तो ये न्यूटन प्रति कूलाम है, जूल प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर, या जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर। तो इसका कौन सा सही है, न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास E इक्वल्स टू क्या होता है, F/Q, यही तो होता है, E इक्वल्स टू F/Q। तो F का मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक कूलाम, तो क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। के एक ऑप्शन हमारे ये सही है। अगला, ये इंपॉर्टेंट है भाई, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक क्या है। देखिए, हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, कूलाम के नियम से। तो F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यही होता है। अच्छा, आप देखिए एप्सिलॉन नॉट को इधर पक्षांतर कर दीजिए, F को उठा के इधर लाइए, तो ये हो गया 1/4 पाई, एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा नहीं, अब Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यही हुआ। ओके, अब देखो ये 1/4 पाई तो नियतांक है ना, इसका तो कोई मात्रक नहीं होगा। Q1 क्या है, आवेश, ये भी आवेश है,
तो इसका मात्रक कूलाम, इसका मात्रक कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर हो गया। ओके, अच्छा एफ भी है क्या यहाँ पे, एफ छूटा था, कोई बात नहीं, चलिए एफ को भी लिख देते हैं क्योंकि हमने एफ को पक्षांतर किया था। तो ये हो गया कूलाम स्क्वायर, और ये क्या है एफ न्यूटन, और ये है आर क्या दूरी है ना, तो दूरी का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो गया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। पहला ऑप्शन ही सही हो गया, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा क्या है, सही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्या है, वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र में कौन सा कण जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा। तो भाई विक्षेपित वही होगा जिसपे विद्युत बल काम करेगा। ओके, अब देखिए एक्स किरणों को नहीं, एक्स किरणों को विक्षेपित नहीं कर सकता। क्यों, एक्स किरणें उत्पन्न कैसे होती हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है ना, उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन जा करके किसी उच्च परमाणु भार या उच्च गलनांक वाले धातु से जब टकराता है ना, तो एक नई प्रकार की किरण को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्स किरणें। अच्छा, एक्स किरणों को वैज्ञानिक रंजन ने खोजा था, इसलिए इसे रंजन किरणें भी कहते हैं। ओके, दूसरा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो भाई उदासीन है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। अच्छा, एक्स किरण भी उदासीन होता है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन पर भी कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, तो फिर इन दोनों को तो विक्षेपित कर नहीं सकता। अल्फा कण, अल्फा कण क्या होते हैं भाई, अल्फा कण जो होते हैं ना, ये धन आवेश होते हैं। कैसे आवेश होते हैं, धन आवेश। भाई हीलियम परमाणु के नाभिक को समझिए, अल्फा कण को कहते हैं। तो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, तो जब ये धन आवेश है विद्युत क्षेत्र में जाएगा तो इस पर विद्युत बल काम करेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, विक्षेपित हो जाएगा। ओके, तो सही कौन सा, ये। गामा किरणों को भी विक्षेपित ये नहीं कर सकता, क्योंकि गामा किरणें जो होती है ना, वो भी कैसी होती हैं, उदासीन होती हैं। ओके, तो हम लोग कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे अभी तो हम लोगों ने 6 क्वेश्चन देखा, अब देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो इसका गमन पथ होगा। 4 ऑप्शन है, वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, कुंडलनी के आकार का, या परवलय आकार के। अब देखो, जैसे मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर और समदूरस्थ, इस तरह से होती हैं। अब इसके लंबवत अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी आवेशित पार्टिकल प्रवेश करेगा, तो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। अब प्रोटॉन रहता है, धन आवेश रहता है, तो वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश, तो बल लगने की वजह से क्या हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाता है इस तरह से। तो कहने का मतलब इसका जो पथ होगा ना, वो पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। तो सिंपल 1 नंबर में कि अगर इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। अच्छा, अगर क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता, मतलब जिधर ये विद्युत क्षेत्र है उधर ही प्रवेश करता, तब कैसा पथ होता, सरल रेखीय पथ होता। ओके, तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर। वैद्युत दीर्घध्रुव आघूर्ण एक सदिश है, हाँ, जिसकी दिशा होती है, ओके, देखिए उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, धन से ऋण आवेश की ओर या ऋण से धन आवेश की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब जो वैद्युत दीर्घध्रुव आघूर्ण होता है, हमें पता है उत्तर दक्षिण तो दिशा होगी नहीं, धन आवेश से ऋण आवेश या ऋण आवेश से धन आवेश, इसी तरह से हो सकता है। देखिए वैद्युत दीर्घध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है ना, वो ऋण आवेश से किधर होता है, धन आवेश की ओर होता है। ये रेड पेन का यूज करते हैं। ऋण आवेश से किधर होता है, धन आवेश की ओर होता है। देखिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से किधर होता है, ऋण आवेश की ओर। जैसे मान लीजिए एक यहाँ धन आवेश है और एक क्या है, ऋण आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र इधर होगा, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। लेकिन वैद्युत दीर्घध्रुव किधर होगा, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ओके, याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर कि वैद्युत क्षेत्र ई में P आघूर्ण वाले वैद्युत दीर्घध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण है। देखिए बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण टार्क इक्वल टू होता है वेक्टर P क्रॉस E। ओके, टार्क इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर P क्रॉस E। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2nd नंबर। तो कौन सा सही है, 2nd नंबर सही है। ओके, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, वही क्वेश्चन हमने चूज किया है। अच्छा। ओके, तो 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वैद्युत दीर्घध्रुव के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए वैद्युत दीर्घध्रुव के कारण r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो उसमें हमने 2 कंडीशन पढ़ाया हुआ है। आप 1 शॉर्ट वीडियो हमारा देख सकते हैं रिवीजन के लिए, जिसमें हमने 2 कंडीशन पढ़ाया हुआ है कि वैद्युत दीर्घध्रुव के अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था उसका फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3, और निरक्षी स्थिति का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r3। तो दोनों में अगर देखा जाए
तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है ना, ये आर क्यू के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ओके, तो इसमें भी देखा जाए तो ऑप्शन में कौन आएगा, 1/r³ के। ओके, किसके अनुक्रमानुपाती होता है, 1/r³ के। सिर्फ r³ की बात करता ना तो व्युत्क्रमानुपाती लिखा होता, लेकिन 1/r³ की बात करेगा तो अनुक्रमानुपाती लिखेगा। अच्छा, बिंदु आवेश के कारण यही क्वेश्चन आ जाता, तो बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 1/r² के अनुक्रमानुपाती होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, 2 माइक्रोकुलाम के दो आवेश बराबर परिमाण के हैं, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितना है, 3 सेंटीमीटर है, इनका वैद्युत दीर्घध्रुव आघूर्ण बताना है। भाई वैद्युत दीर्घध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, वैद्युत दीर्घध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q × 2L, यही ना होता है वैद्युत दीर्घध्रुव आघूर्ण। तो देखिए यहाँ पे दो आवेश हैं, कौन कौन है, एक 2 माइक्रोकुलाम प्लस में है और एक क्या है, माइनस में है, और ये कितनी दूरी पर रखे गए हैं, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो इनका हमें क्या बताना है, वैद्युत दीर्घध्रुव आघूर्ण बताना है। तो सॉल्व करना पड़ेगा इसी फॉर्मूले से, P बराबर Q × 2L। तो Q का मतलब इन दोनों में से कोई एक आवेश ले लेते हैं, 2 × 10⁻⁻⁶। भाई माइक्रोकुलाम रहेगा तो उसको कुलाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कुलाम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁶ से क्या करते हैं, गुणा। अब इनके बीच की दूरी पूरा 2L होता है, तो ये पूरा 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको सबसे पहला काम रहेगा मीटर में कन्वर्ट करना। ओके, तो कितना आ जाएगा भाई, 2 × 3 = 6 और 6 और -2 मिलके कितने हो गए, 8। तो आ गया 6 × 10⁻⁸, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ओके।